शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इस रेडियो को आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं। और इस रेडियो को आपके लिए लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। सामुदायिक रेडियो होने के चलते इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज से जुड़ी हुई कई तरह की जानकारियां आपके सामने लेकर आते रहते हैं, चाहे वो उनकी आप बीती हो, चाहे उनकी समस्याएं हो, चाहे उन समस्याओं के समाधान हो, या फिर इसके अलावा कोई और उपलब्धि जो भी समाज से जुड़ी हुई हो। इस तरीके के कई सारे मुद्दे हम अलग अलग कार्यक्रमों के ज़रिए आपके सामने लेकर आते रहते हैं। साथ ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी कई तरह की जानकारियां हम इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों, कई जानकारियां ऐसी भी होती हैं जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के साथ ही समाज के लिए भी आवश्यक होती हैं। और ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचि पांडे, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से जुड़ी हुई हैं। और इनकी जानकारी का जो विषय है वो है 2021 में रसायन विज्ञान की नवीन खोजें। दोस्तों, विज्ञान कहीं ना कहीं सभी को प्रभावित करता है, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी को विज्ञान प्रभावित करता है। और रसायन विज्ञान तो कई मामलों में हमें प्रभावित करता है, क्योंकि रसायन विज्ञान की जो भी खोजें होती हैं वो हमारी आम दिनचर्या से लेकर कई ख़ास मौक़ों पर भी हमें प्रभावित करते रहती हैं। तो अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं और आपको लेकर चलते हैं इस कार्यक्रम में। तो पेश है आपके लिए डॉक्टर रुचि पांडे की दी गई ये जानकारी। 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी। यह एक सामुदायिक रेडियो है जिसे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है। मैं डॉक्टर रुचि पांडे रसायन विज्ञान विभाग से आज आपको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली प्रमुख डिस्कवरी के बारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि एक चुनौतीपूर्ण वर्ष हमारे पीछे जा चुका है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जलवायु परिवर्तन दैनिक आधार पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करते हैं और नए रुझानों को निर्धारित करते हैं। इस दौरान केमिस्ट्री की दुनिया भी बदल गई है। केमिस्ट्री में 2021 में होने वाले प्रमुख अचीवमेंट या प्रमुख खोजों को हम आज रेडियो टॉक के माध्यम से बता रही हूँ। 2021 में जो रसायन विज्ञान में प्रमुख अचीवमेंट है, प्रमुख खोजें हैं, वो होने को तो बहुत है, लेकिन उनमें से कुछ जो प्रमुख है, जिस विज्ञान ने, जिस रसायन ने हमारे आसपास के वातावरण को बहुत सा बदलाव लाया है, उनमें से हमारा प्रमुख है ट्रांसपेरेंट वुड, पारदर्शी वुड। कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि वुड भी पारदर्शी हो सकती है, लेकिन विज्ञान ने इतना विकास कर लिया है कि ट्रांसपेरेंट वुड भी पॉसिबल है, जो कांच के समान दृढ़ है। मैरीलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने लकड़ी को पारदर्शी बनाने के लिए एक नई तकनीक की खोज करी है। अतीत में लिग्निन को हटाने के लिए विशेष रसायनों का उपयोग करके लकड़ी को पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया। हालांकि इसका यह दोष रहा कि इससे लकड़ी कमजोर हो गई। पारदर्शी तो हो गई, लेकिन लकड़ी क्या हो गई? कमजोर हो गई। नई विधि लिग्निन के परिवर्तन का उपयोग करती है। इस प्रक्रिया में शुरुआत में लकड़ी को उसको रंग देने के लिए जिम्मेदार अणुओं को हटा दिया जाता है। फिर उसकी सतह पर एक विशेष हाइड्रोपेरोक्साइड का एजेंट लगाया जाता है, जो कि सूर्य के प्रकाश अर्थात अल्ट्रावायलेट लाइट के संपर्क में आता है। जब अल्ट्रावायलेट के संपर्क में वो आ जाता है तो लकड़ी सफेद रंग की हो जाती है, यानी कि उसका कलर रिमूव हो जाता है। फिर लकड़ी को अधिक गहन सफाई के लिए इथेनॉल में भिगोया जाता है और अंत में सामग्री को चिकना और लगभग पूर्ण तरह से पारदर्शी बनाने के लिए छिद्रों में हम रंगहीन एपॉक्सी भर देते हैं। यह लकड़ी को 90% तक प्रकाश संचरित करने के लिए उपयुक्त है, यानी कि 90% तक उसमें प्रकाश ट्रांसफर हो सकता है और सामग्री पारंपरिक रूप से पारदर्शी सामग्री की तुलना में 50% अधिक मजबूत होता है। इस तरह से जो हमारा जो लकड़ी बनाई गई वो हमारी 50% तक क्या पाएगी? मजबूत पाएगी। यह हल्का भी होता है और कांच की तुलना में मजबूत होने के कारण बहुत अच्छा इंसुलेटर की तरह काम भी करता है, इंसुलेशन भी प्रदान करता है। यह खोज निर्माण उद्योग के लिए एक वास्तविक क्रांति बन गई है और भविष्य में इमारतों की छवि को पूर्ण तरह से बदल सकती है। तकनीकी रूप से उन्नत पारदर्शी लकड़ी सामग्री में खोजें चल रही हैं, अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च चल रही है, जो अतिरिक्त रूप से स्पर्श के प्रति संवेदनशील होगी और विभिन्न प्रकार के डिस्प्ले के लिए एक विकल्प प्रदान करेगी। लकड़ी की विशेषताओं के अनुरूप उसकी ताकत के कारण ऐसे
प्रदर्शन कठोर वातावरण में खुद को साबित करेगा, जहां पर कांच अक्सर विफल रहता है। तो कहने का मतलब है ये ट्रांसपेरेंट वुड इन फ्यूचर में, अभी इस पर काम चल रहा है, इन फ्यूचर में कांच के समान कठोर और कांच को कंपेरेबल होगी, कांच के कंपेरेबल होगी। दूसरा हमारा जो 2021 में रसायन के क्षेत्र में प्रमुख खोज हुई है वो है मैग्नेटिक पॉलीमर। पॉलीमर तो आप जानते ही हैं, पॉलीमर का मतलब होता है जो छोटे छोटे मोनोमर यूनिट्स यानी कि छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। साथ ही मैग्नेटिक, जिसका चुंबक का परिचय हम अच्छी तरह से जानते हैं, चुंबक क्या होता है, वे आमतौर पर कठोर रूप में पाया जाता है और विशेषतः चुंबकों के अनुप्रयोग में कई सीमाएं उत्पन्न करता है। यही कारण है कि आजकल वैज्ञानिकों ने मैग्नेटो परियोजना शुरू करी है, मैग्नेट को लेकर एक मैग्नेटो परियोजना शुरू करी है, जिसमें एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के साथ साथ योग्य गुणों के साथ साथ चुंबकीय सामग्री बनाने भी मिक्स है उसमें। यानी कि हम उसके चुंबकीय गुणों के साथ साथ उसकी चुंबकीय सामग्री कैसे बनाएंगे उसमें इंक्लूड करा गया, उसमें डाला गया है। इस चीज को देखते हुए शोधकर्ताओं ने एक पाउडर तैयार किया है जिसमें कटा हुआ चुंबकीय सामग्री मिक्स करा जाता है और उस कटी हुई चुंबकीय सामग्री के साथ विभिन्न प्रकार के सामग्री को विभिन्न प्रकार के पॉलीमर के साथ मिलाया जाता है। इस प्रकार के बने हुए जो पॉलीमर होते हैं इनका उपयोग अच्छे प्रकार के 3D प्रिंटिंग में किया गया, जिससे क्या फायदा हुआ, इससे हमें यह फायदा हुआ कि हमें अधिक जटिल आकार देना संभव हो गया। प्रारंभ में इसके प्रोटाइप तैयार किए गए, फिर इन प्रोटाइप से विशाल क्षमता की सामग्रियों को विभिन्न क्षेत्र में लॉन्च किया गया, लाया गया, जिसका प्रयोग आजकल उपकरणों में किया जा रहा है। पॉलीमर और मैग्नेट मिलकर हमारा आजकल उपकरणों में प्रयोग कर रहे हैं, जिसका प्रमुख उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, टच स्क्रीन। जो टच स्क्रीन है वो क्या है, आपका एक मैग्नेटिक पॉलीमर है, पॉलीमर भी है, साथ में उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है। यह कल्पना करी जाती है कि असाधारण मैग्नेटिक गुण के साथ साथ ये विभिन्न प्रकार की दवा जैसी सामग्री में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है और कई नवीन संसाधनों में इसकी शुरुआत की जा रही है। तीसरी हमारी जो खोज करी गई, जो मैं तीसरी लेके गई हूँ, वो है आपका प्लास्टिक ईटिंग यीस्ट। प्लास्टिक इस समय संसार की सबसे बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि प्लास्टिक को डैमेज करना, खत्म करना संभव नहीं है इजीली। प्लास्टिक पर्यावरण को दूषित करने के सबसे बड़ा उत्तरदायी है, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। प्लास्टिक में होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण में सबसे बड़ी पर्यावरणीय आपदाएं हैं। प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल, जिनका व्यास 5 मिलीमीटर से कम होता है, एक विशेष खतरा पैदा करते हैं। वो जल निकाय में पाए जाते हैं, जैसे मछली में, प्लवक में और कई बार मानव शरीर जैसे जीवी जीवों में भी जमा हो सकते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए ब्रोकला यूनिवर्सिटी ऑफ एनवायरमेंटल एंड लाइफ साइंस के डॉक्टर ट्रिट्रोट बिनेयर्ज ने एक शोध टीम तैयार करी है। उनके शोध में सूक्ष्म जीविकों को ढूंढना शामिल है जो प्लास्टिक को स्वाभाविक रूप से उसके पास मौजूद एंजाइम के कारण विघटित करते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया आमतौर पर अक्षम होती है, इसलिए उनके एंजाइम को तेजी से बढ़ने वाले यीस्ट, जैसे कि ज़ायरोविया लिपोलिटिका, ये एक तेजी से बढ़ने वाला यीस्ट है, में क्लोन करने की योजना डाली गई है। उसके साथ उसमें क्या करेंगे, क्लोनिंग करेंगे। ये जीव ना केवल अधिक कुशलता से एंजाइम को उत्पाद करने में सक्षम होंगे, बल्कि नगरपालिका अपशिष्ट जल या अपशिष्ट पदार्थों में भी विकसित होंगे, ताकि जो सूक्ष्म प्रदूषक होते हैं उनको सीधे हटाया जा सके। कहने का मतलब है प्रदूषण का जो प्रमुख कारण हमारा जो पॉलीमर है, प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक को दूर करने के लिए हमने, यानी कि डॉक्टर पिट्रो बनर्जी की जो टीम ने तैयार किया है, वो एक टाइप का एंजाइम है जो प्रदूषक को डायरेक्ट डैमेज कर सकता है। चौथी जो हमने खोज ली है वो है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज, जिसमें मिला के 2021 में, वो है कार्बनिक उत्प्रेरण का विकास। रसायन विज्ञान में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार डेविड मैकमिलन और बेंजामिन सूची को दिया गया, जो कि मुख्य रूप से असममित कार्बनिक उत्प्रेरण के विकास के लिए प्रदान किया गया है, यानी कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिक कैटालिसिस। अणुओं के निर्माण के लिए ऑर्गेनो कैटालिस्ट एक बहुत अच्छा उपकरण है, एक अनोखा उपकरण है। इस खोज तक यह माना जाता था कि केवल 2 प्रकार के उत्प्रेरक या पदार्थ है जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के पाठ्यक्रम को गति देते हैं। ये एंजाइम और धातु हैं। हालांकि वैज्ञानिकों में हाल ही में असममित कार्बनिक उत्प्रेरण के अस्तित्व का प्रदर्शन किया, जो छोटे कार्बनिक अणुओं का उपयोग करता है। असममित कार्बनिक कैटालिसिस
2000 से विकसित हो रहा था। इसका जो विकास है 2000 से विकसित हो रहा था। और डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट इस क्षेत्र में स्पष्ट नेता है, क्योंकि स्पष्ट नेता कहता है उन्होंने पूरा क्लेरिफिकेशन दिया। उनकी खोज ने कई पारंपरिक औद्योगिक प्रक्रियाओं पर कई रोशनी डाली है और दिखाया कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं में कार्बनिक उत्प्रेरण का उपयोग किया जा सकता है। यह अत्यधिक कुशल है। आधुनिक फार्मास्यूटिकल से लेकर फोटोवोल्टिक कोशिकाओं में प्रकाश को पकड़ने के लिए जिम्मेदार अणुओं तक लगभग किसी भी चीज के निर्माण का समर्थन करता है। और इस खोज ने निश्चित रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में एक क्रांति ला दी। उसके बाद हमारी जो 5वीं खोज है वो है ग्राफीन बेस्ड लुब्रिकेंट, यानी कि ग्राफीन पर आधारित स्नेहक। इटालियन शोधकर्ताओं ने ग्राफीन आधारित स्नेहक का विकसित किया है, जिसका उपयोग कारों और ऑटोमोबाइल्स में किया जा सकता है, जिसका उपयोग मेनली कार और ऑटोमोबाइल्स में करते हैं। विशेष रूप से ग्राफीन ने तेल की स्थिरता सुनिश्चित करी है, जो इसके अलावा इंजन भागों के बीच घर्षण को कम कर देता है। लुब्रिकेंट का यूज वैसे भी आपको पता ही है, इंजन वगैरह में किया जाता है, तो ये इंजन भागों के घर्षण को कम करता है। लुब्रिकेंट के लाभकारी गुण इंजन भागों को गर्म करते हैं, जिससे ये तेजी से खराब भी नहीं होते हैं। यह तेल को पर्यावरण के लिए कम विषैला बनाते हैं और इसका पुनर्चक्रण भी आसानी से होता है। इसका पुनर्चक्रण भी किया जा सकता है। यह आसानी से क्या कर सकते हैं, पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग की प्रोसेस में भी यूज होता है। लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक अपने कई परीक्षणों से गुजर चुका है, जिसमें उसने एक आशाजनक स्तर पर प्रदर्शन किया। इसलिए ग्राफीन को व्यावसायिक अनुप्रयोग में लाने के लिए और शोध चल रही है। तो ग्राफीन हमारी रसायन विज्ञान की बहुत एक प्रमुख खोज है, जिस पर अभी अनुप्रयोग चल रहा है। ग्राफीन इस टाइम पे रसायन विज्ञान में क्रांति लाने के लिए उत्तरदायी है। हमारी अगली खोज जो है वो है वेनिला फ्लेवरिंग बेस्ड ऑन प्लास्टिक। कहने का मतलब है वेनिला फ्लेवर के बारे में हर कोई जानता है। वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम, वेनिला फ्लेवर का चॉकलेट, वेनिला फ्लेवर की केक, पेस्ट्री, सो ऑन। बट वेनिला फ्लेवर पर बेस्ड प्लास्टिक, ये तो बिल्कुल नई खोज है। प्लास्टिक में वेनिला का फ्लेवर। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के निस्तारण की समस्या वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती है। प्लास्टिक आपको पता ही है सबसे बड़ी चुनौती के रूप में वैज्ञानिकों के सामने खड़ी है। पूरी दुनिया हमारे पर्यावरण को तबाह करने वाले प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए प्रभावी तरीके विकसित करने के लिए संघर्ष कर रही है। सबसे दिलचस्प समाधानों में से एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक की बोतलों से वेनिला का स्वाद निकाला। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने क्या करा, प्लास्टिक की बोतलों से वेनिला का स्वाद निकाला, यानी कि प्लास्टिक की बोतल को वेनिला स्वाद में बदल दिया। शोध में पॉलीइथाइलिन टेरिथाइलेट, जिसकी प्लास्टिक की बोतल बनती है, वो केमिकल्स क्या है, पॉलीइथाइलिन टेरिथाइलेट के अपघटन के लिए जिम्मेदार एंजाइमों को बदलना शामिल था। अपघटन प्रक्रिया में टेरिथाइलेट एसिड का उत्पादन किया गया और उस एसिड को बाद में वेनिलिन में बदल दिया गया। यह यौगिक वेनिला के अधिकांश स्वाद और गंध को वहन करता है। अक्सर इसका उपयोग भोजन, दवा, सौंदर्य सामग्री वगैरह में किया जाता है। एक पत्रिका है द गार्जियन पत्रिका के अनुसार, जिसने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय की जोआना सेल्डर के साथ एक साक्षात्कार के निष्कर्ष प्रकाशित किए। उन्होंने अनुसंधान परियोजना का नेतृत्व किया तो देखा कि वर्तमान में 85% तक वेनिलिन को जीवाश्म ईंधन के प्राप्त रासायनिकों से संश्लेषित किया जाता है। संसार में इस समय वेनिलिन की मांग लगातार बढ़ रही है। इस मांग में वृद्धि के कारण यह महत्वपूर्ण खोज है और पर्यावरणीय लाभ के साथ समाधान की खातिर वेनिबट की मांग भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब है कि प्लास्टिक यूज हो सकती है, बट निर्भर करता है कि आप उसका प्रयोग किस तरीके से करते हैं। जैसे कि साइंटिस्टों ने इसका प्रयोग वेनिला फ्लेवर बेस्ड प्लास्टिक बनाने में किया। तो ये आपकी कुछ 2021 की कुछ चुनिंदा खोजें थी जो रसायन के क्षेत्र में, जिसने रसायन में एक क्रांति सी ला दी है। धन्यवाद।